जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़द्दिर ख़ान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया क़मर साहब, आपने मुझे बुलाया। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब, हेलो, हाय सब कुछ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो दोस्तों को कहूँगा डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं लिंक भी अपने शो में दे दूँगा। डॉक्टर साहब आज आपसे बात करनी है मैं और आप जिस तरह बात कर रहे थे रिसेंटली एक डिस्कशन में भी कि जो इंडिया के अंदर जी20 की प्रेज़िडेंसी 2023 में आई है, जी, उसमें मैं देख रहा था कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स है, उन्होंने बड़े डाइवर्स जो ग्रुप हैं उनको बुलाया है। उन्होंने मल्टीलैटरल फ़ोरम्स से लोग भी बुलाए हैं। उन्होंने जो है आसियान को भी बुलाया है, डब्ल्यूएचओ को भी, ड वर्ल्ड बैंक को भी, आईएमएफ के बहुत सारे लोगों को बुलाया है, अदारों को बुलाया है और इस तरह बहुत सारी नई स्टेट्स को भी बुलाया है, बांग्लादेश, इजिप्ट को, मॉरिशस को, स्पेन को, इस तरह के बहुत सारे को बुलाया है। आप क्या समझते हैं ये इंडिया कि जो जी20 की प्रेसिडेंसी है, क्या ये इंडिया का टेस्ट है कि वो अपने रीजनल क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ग्लोबल क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और दुनिया को अपना आप जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ इंडियाज़ माइंडसेट और व्हाट इज़ इंडियाज़ स्टोरी ऑफ इन 2023 आप इसको इस प्रेसिडेंसी को इंडिया के जो पर्सपेक्टिव से या इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, ये सवाल बहुत ही एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सवाल है, इतना सिंपल इसका जवाब नहीं है। तो पहले तो ये है कि देखिए, जब कोई एस्टैब्लिश लीडर होता है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के इमरान खान को ले लें और फिर उनकी पीटीआई की मीटिंग हो रही है, तो वो अपने किसी चमचे को कह सकते हैं, "आज तेरे घर में रख लेते हैं।" फिर आज उसके घर में रख लेते हैं। लेकिन वी नो हू द लीडर इज़, राइट? आएँगे इमरान खान ही बोलेंगे, बाकी सब सुनते रहेंगे। सो लोकेशन डज़ नॉट मैटर। तो क्या उस तरह से जी20 में द यूएस इज़ द लीडर और आप कह रहे हैं कि भई आज इंडिया में मीटिंग हो जाएगी, अगले साल वहाँ कर लें? और इज़ दिस एन एक्नॉलेजमेंट कि इंडिया अब लीडरशिप स्टेटस गेन कर रहा है? दैट इज़ द पहला सवाल। अगर इंडिया सिर्फ अच्छा मेज़बा मतलब हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है खाली, यानी इट बिकम्स अ गुड कॉन्फ्रेंस सेंटर, तो ठीक है, इट इज़ नॉट अ लीडरशिप थिंग। इट जस्ट सेज कि इंडिया इज़ डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। लेकिन अगर इंडिया डिटरमाइन करता है कि गोइंग फॉरवर्ड जी20 का एजेंडा क्या होगा, देन इट इज़ अ साइन ऑफ इंडियाज़ लीडरशिप और ट्रेडिशन। न्यूयॉर्क में जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि आपका कोई नया विजन है क्या जी20 का, तो उन्होंने उसको डॉज कर दिया उस सवाल को। उन्होंने एक कहा कि भई अभी तो इंडोनेशिया की लीडरशिप चल रही है नवंबर तक, तो जो नवंबर में जो कन्वेंशन होगा जी20 का इंडोनेशिया में, तो इंडिया विल फॉलो थ्रू विद द मोमेंटम। एक वो कहा, दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि वी वांट जी20 टू बी जी20, यानी उसका जो शुरू से जो मकसद है, वही मकसद उसका रहेगा। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है कि व्हाटएवर चेंजेस जो आने वाले हैं, और मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँगा कि इंडिया विल नॉट मिस दिस अपॉर्च्युनिटी कि वो अपनी लीडरशिप सिग्नल करें और ना सिर्फ ये नहीं कि खाली लीडरशिप दिखाने के लिए वो पोजीशंस लेंगे, दे विल जेन्युइनली ट्राई टू स्टीयर जी20 का एजेंडा उस तरफ जहां इंडिया के इंटरेस्ट सर्व हो। तो अब लेकिन जी20 इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखिए, जी20 अमीरों का क्लब है और इंडिया बनना चाहता है गरीबों का लीडर। ठीक है, सो बेसिकली इट इज ए क्लब ऑफ कैपिटलिस्ट। इंडिया रहा है एक पुराना सोशलिस्ट मुल्क और वो ग्लोबल साउथ के लिए वो लीड करना चाह रहा है। आपने देखा कितने बार जयशंकर ने यूएन की मीटिंग में दिस इज अनफेयर फॉर द ग्लोबल साउथ, लेट मी स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ। तो उन्होंने बाकायदा ही बिकेम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ और उन्होंने बड़े खुशी से ये बात कहा कि कई अफ्रीकन और मुल्कों ने मुझसे आके कहा कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस इश्यू।
उन्होंने 7-8 मुल्कों का नाम लिया जिन्होंने आके जयशंकर को कांग्रेचुलेट किया और एग्री किया विद द एजेंडा दैट ही वाज सेटिंग एट द यूएन। तो बेसिकली दे वांट टू बी सीन द लीडर, तो हाउ डू यू बैलेंस दिस, राइट? कि अमीरों की दावत में भी जाएं और गरीबों की भी बात बोलें। तो द वे इंडिया इज गोइंग टू बैलेंस दैट इज टू एक्सपैंड द इवेंट। और वो जो सेलेक्ट किया इन्होंने, अगर आप देखें, अफ्रीका से भी कई कंट्रीज हैं, नाइजीरिया को भी बुलाया हुआ है, मिडल ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करवा लिया उन्होंने, इजिप्ट को भी बुला लिया है, साउथ एशिया का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लिया, वहां पर बांग्लादेश को भी बुला लिया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दावत दे दी। तो यू कैन सी कि एक एक मिनी दुनिया बना ली है वहां पर। G20 में जो इनविटेशन है, नेदरलैंड्स को भी बुला लिए हैं, यूरोप की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मिक्स इट सिग्नल्स। तो अगर आप, मैंने कहा था ना, जयशंकर की अगर आप किताब पढ़ें और बाद में जब बयानात सुनते रहें, तो उन्होंने जो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डज नॉट वांट टू become a unipolar ruler of the world, मतलब it does not want to become the single dominant power। वो चाहते हैं कि दुनिया मूव अवे फ्रॉम an America dominated world to a world which has many powers। हुँ, ताकि, हाँ, मेनी पावर्स हो और उसमें एक इंडिया पावर। हुँ, तो अगर आप देखें बातों में, जब इनसे पूछा गया कि भाई आप रफाले क्यों यूज कर रहे हैं, खरीदे रहा, तो उन्होंने कहा कि हम हमारी डिपेंडेंस को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं हथियार, रशिया से भी ले रहे हैं, अब यूरोप से भी ले रहे हैं, यानी किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी, जब वो पावर्स की बात कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अमेरिका इज ए पावर, रशिया इज ए पावर, चाइना इज ए पावर, यूरोप इज ए पावर, जर्मनी का भी नाम लेते हैं और जापान का भी नाम लेते हैं, फिर उसमें इंडिया का भी नाम आ जाता। तो अगर आप टॉप 8 या 10 कंट्रीज के पावर की बात करेंगे तो इसमें इंडिया भी आ जाएगा। तो ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड और मल्टीपोलैरिटी की जो बात करते हैं ना, तो ये मल्टीपोलैरिटी में इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल लीडर विदाउट हैविंग टू बर्डन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। यानी दावत में गए, आप खाने पे गए हुए हैं, तो जो लीडर है उसको पूरों की बिल देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं लेट्स लेट्स नॉट गो डच और लेट्स नॉट गो वन, हम 4-5 जो ज़रा बेहतर है, हम 4-5 आपस में बाँट लेंगे ताकि बाकी के 20-25 फुकट में खा लें, राइट? दैट इज़ व्हाट, बिकॉज़ इंडिया वांट्स डज़न्ट वांट टू पे द फुल बिल हुँ, अकेले। हम कब तक अमेरिका पे करेगा, मैं पे करता हूँ बोल के वो छीनना नहीं चाह रहा है। हमको याद है जब हमारे दोस्त वगैरह, जब उनके बड़े भाई वगैरह सऊदी वगैरह में काम करने जाते तो बड़ी वो कोशिश करते हैं वो बिल पे करने की। इट्स लाइक ये खासतौर से साउथ एशिया के मुस्लिम कल्चर में बहुत, मतलब बिल पे करने को बहुत बड़ी बात समझते हैं वो। बट इंडिया डजंट वांट टू डू दैट। इंडिया वांट्स टू शेयर एक 4-5 पावर्स के साथ। इट वांट्स टू शेयर ग्लोबल लीडरशिप। और मुझे लगता है ये एम्फेसिस ऑन मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी, ये 2 चीजें आपको G20 में नजर आएंगी व्हेन इंडिया विल चेयर दैट मीटिंग। और इट्स अ टेस्ट, क्या इंडिया पुश कर सकेगा ये, बिकॉज देयर आर अदर कंट्रीज हु विल पुश बैक इन दिस। चाइना नहीं चाहेगा कि ये G20 के मीटिंग लैंडमार्क मीटिंग बन जाए। वो नहीं चाहेगा कि पीपल रिमेंबर कि ओ दिस हैपेंड इन द मीटिंग इन दिल्ली, दिस हैपेंड व्हेन इंडिया वाज चेयरमैन इन 2023। इस तरह भी नहीं चाहते ना कि देन द वर्ल्ड विल ग्रेविटेट। लाइक सो इंडिया के लिए दिस इज अ चैलेंज। इसलिए मैंने भी एक अपने शो पे एक टेस्ट एंड टेस्ट दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए कि टेस्ट भी है इंडिया की लीडरशिप का और एक टेस्ट भी है। इंडिया को भी टेस्ट मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप का और दुनिया को भी टेस्ट मिलेगा इंडिया की लीडरशिप का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझ गया कि ये जो बेसिकली जो मिनी मल्टीलैटरलिज़्म है, दैट इज़ व्हाट इज़ द फोकस कि भई अब ये वो आपने सही कहा कि भई ये पावर जो है वो शेयर करें, दैट्स हाउ जी। इंडिया विल कम फॉरवर्ड। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, जी। आपने बात की ग्लोबल साउथ की बात की कि इंडिया गरीबों का जो है ना वो लीडर बनना चाह रहा है। ये जो G20 है दैट इज़ अ क्लब ऑफ द रिच, इंडस्ट्रियली रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो डॉक्टर साहब एक तरफ चाइना जो है वो भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, जी हाँ। इंडिया भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं दोनों ममालिक के ये जो फ्रेमवर्क है,
फॉर इंस्टेंस चाइना अफ्रीका में चला जाता है, लैटिन अमेरिका में चला जाता है, एशिया में वो है। तो ये इंडिया और चाइना के साउथ साउथ कोऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? ये डिफरेंट मॉडल है या कि दोनों दोनों किस तरह इस मॉडल को आगे लेके चलते हैं? क्या इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन में लीड कर सकता है, चाइना लीड कर सकता है? और डू यू थिंक कि कोई सिनर्जी डेवलप होगी? आप इसको कैसे देखते हैं? सी द सवाल ये इसको इस सवाल को अगर आप इस तरह रिफ्रेम करें कि आर इंडिया एंड चाइना कंपीटिंग फॉर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, राइट? अब इसमें पेचीदगी ये है कि जिस तरह से चाइना गेम खेल रहा है, इट इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, इट इज प्लेइंग अगेंस्ट अमेरिका। तो चाइना इज थिंकिंग के द गेम इज अमेरिका गोइंग टू लीड और इज चाइना गोइंग टू लीड, ये गेम चल रहा है जहां तक कि चाइना का सवाल है। अब इंडिया का जो सवाल है, इंडिया हैज दिस, ये थर्ड पार्टी हो गया, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच ना, कि अब मैं कैसा खेलूं इस गेम। तो अगर आपने गौर किया होगा कि चाइना हैज नेवर रियली बीन सीन एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, हालांकि इट वाज अंटिल रिसेंटली ए डेवलपिंग कंट्री। तो जो यूएन में जो ग्लोबल साउथ है, उसको G77 प्लस चाइना कहते हैं, राइट? तो G77 प्लस चाइना क्यों कहते हैं? क्योंकि चाइना की ये जो आइडेंटिटी है, अभी इट्स इन अ फ्लक्स, इट इज नॉट फुल्ली पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड एंड इट इज नॉट फुल्ली पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। वो बीच में अटका हुआ है ना, क्योंकि आई मीन कंट्री तो अमीर है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज नॉट रीच द सेम स्टैंडर्ड्स एज द वेस्टर्न क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब इंग्लैंड की तरह या जर्मनी या अमेरिका की तरह लाइफ लेवल नहीं है ना। तो सो इट इज स्टिल इन दैट सेंस डेवलपिंग। अब खुद इंडिया 2047 का जो एजेंडा जो सेट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, सेइंग कि इंडिया खुद अपने आप को डेवलप्ड स्टैंडर्ड से 25 साल दूर देखता है, राइट? तो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया वांट्स द सपोर्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड विदाउट बीइंग बिकमिंग पार्ट ऑफ द, समझ रहे हैं ना आप? इंडिया डजंट वांट टू बी पुट, वो डब्बे में ना डालें, कह रहे, वो कह रहे हैं हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे लेकिन सेकंड और थर्ड क्लास के सारे लोग हमको सपोर्ट करें। दैट इज आई थिंक व्हाट इंडिया हैज। लेकिन वो मैं कह रहा हूं, बट इंडिया के कोई ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे ना ये। बट मुझे लगता है कि यही चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ हो जाएं, आप हमको सपोर्ट करें, फिर हम यूएन में जाएंगे, जब हमारे पर वोट आएगा तो आप जरूर हमको वोट करें ताकि वी गेट द परमानेंट सीट एंड वी गेट द वीटो कैपेसिटी सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे टेस्ट हो जाएगी ना। आप ये देख रहे हैं कि अगर जाम्बिया की मदद से, सूडान की मदद से, नाइजीरिया की मदद से अगर इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिल जाता है, उसका मतलब सूडान को तो नहीं मिल रहा ना वो वीटो पावर, सूडान वहीं का वहीं रहेगा। इंडिया विल बिकम part of the dominant world. So, but ये जो इंडिया का जो एजेंडा सेटिंग है ना G20 में, इफ इट सेट्स एन एजेंडा जो डेवलपिंग वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ के मफाद को सेफ गार्ड करे, ये नहीं कि डेवलप्ड वर्ल्ड की मफाद को उन पे थोपे। देखिए, G20 बनाने का मकसद ही ये था कि 70 से 75% दुनिया की इकोनॉमी G20 कंट्रोल करती है, और वो 20 एंटिटी यानी 19 मुल्क और यूरोपियन यूनियन आपस में बैठ के तय कर ले सकते। इट्स इजियर फॉर देम टू डिसाइड ऑन द रूल्स बनिस्बत 160 170 मुल्कों के साथ बैठ के। इसलिए यूएन में कुछ भी काम ठीक से नहीं होता, क्योंकि इतने सारे लोग जमा हो गए ना। लेकिन अगर छोटा ग्रुप है, इट विल रीच ए कंसेंसस मच मोर फास्टर। और क्योंकि वो लोग 75% कंट्रोल करते हैं, दूसरे मुल्क चाहे या ना चाहे मजबूरन उनको ये सारे रूल्स फॉलो करना पड़ जाता है। सो दे फील, अगर आप किसी कमजोर मुल्क में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव्स को ले लें जो G20 में नहीं है, तो आपको लगेगा कि इंटरनेशनल सिस्टम इज अनडेमोक्रेटिक। मेरा तो वोट लिया नहीं है, नो वन इज टेकिंग माय वोट, लेकिन मुझ पे थोपे जा रहे हैं ये नॉर्म्स। सो इंडिया वांट्स टू बी देयर एंड से लुक, लेट्स ब्रिंग देम इन फॉर द डिस्कशन। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स तो नहीं है, लेकिन इनकी बात तो सुन ले, बांग्लादेश की बात सुन ले। Let us listen to what Egypt has to say.
सो उससे ये होगा कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो ग्लोबल साउथ है, उनको साफ नज़र आएगा कि अमेरिका से ज़्यादा, चाइना से ज़्यादा इंडिया हमारी सुनता है। दैट मैसेज विल गो सक्सेसफुल एंड आई थिंक दैट विल इंडिया की गुडविल बढ़ते रहेगी। बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की वो गुडविल से जो है वो नज़र आ रहा है कि वो उसमें, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, मैं देख रहा था लिस्ट जो इंडिया के फॉरेन ऑफिस की, उसमें ओमान, यूएई और इजिप्ट को भी बुलाया जा रहा है। तो इंडिया जो है ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को इसमें बुला रहा है, बाकी भी हैं सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरिशस को भी बुला रहा है। आप क्या समझते हैं इंडिया की ये जो बैटल है विद द मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड, ये क्या है? क्यों वो ये समझ रहे हैं कि यूएई, ओमान शुड बी पार्ट ऑफ दैट? क्या आप समझते हैं कि ये वो जो I2U2 की वजह से, या कि आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भई मिडल ईस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो, उनको एहसास दिलाओ, वो जो एक गैप रहा है उस गैप को फिल करो, या उनको बुला के दिखाओ कि भाई देखो हमारा घर देखो हम किस-किस मेहमान को होस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट सर? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि विदाउट बिकमिंग द बेस्ट फ्रेंड, यूएई हैज़ बिकम द बेस्ट पार्टनर इन द मिडल ईस्ट, इंडिया का। अच्छा। हाँ, और देखें देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज़ अ कंट्री। लेकिन जो आम तौर पे दुबई, दुबई कह के बात करते हैं, जो इज़ वन ऑफ द, लोगों को पता नहीं है सारा तेल जो है सो वो यूए दुबई में नहीं है वो द रियल मनी इज़ इन सम अदर पार्ट ऑफ यूएई। लेकिन दुबई ऐसी जगह है जहाँ तकरीबन 70-80% उसकी इकोनॉमी इंडियंस कंट्रोल करते हैं। दुबई की सारा पैसा इंडियन ने, मानू छाबरिया वगैरह का नाम याद है आपको? आज से 10-20 साल पहले। तो जो जो ट्रेड है, जो बिज़नेसेस वगैरह है, जो जॉब्स करते हैं वहाँ पर, सारे इंडियंस का बहुत ही ज़्यादा रोब है। फॉर इंडिया दुबई इज़ लाइक एन एक्सटेंशन, मुंबई का सबर्ब की तरह हो गया है वो, राइट? दैट इज़ वन थिंग। बट स्ट्रैटेजिकली जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो जो फॉरेन पॉलिसी है, वो काफ़ी ब्रेक अवे फॉरेन पॉलिसी है हुँ, फ्रॉम द मिडल ईस्ट। बहुत ज़माने तक इजिप्ट डोमिनेट करते रहा मिडल ईस्ट को। इजिप्ट या सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या सऊदी अरेबिया। इजिप्ट अरब लीग बनाता था, सऊदी अरेबिया ओआईसी बनाया। इजिप्ट अरब अरबिज़्म उनका हथियार था, और सऊदी अरेबिया का इस्लामिज़्म, इसलिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक, और पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ ले लिया था। तो यूएई जैसे छोटे मुल्कों को कोई ऐसा अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, लेकिन जब से कतर और यूएई के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत आ गई है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हुए हैं खर्च करने के लिए, समझ में नहीं आता क्या करें। तो दे हैव यूज्ड इट टू पंच अबव देयर वेट, यानी उनके वेट कैटेगरी के ऊपर वो खेलने लग गए हैं। कतर खासतौर से अल जजीरा के थ्रू, अल जज़ीरा को फंड करके, कतर ने कई चीज़ें की, इस्लाम ऑनलाइन वगैरह इस तरह की भी चीज़ें ट्राई की थी जो फेल हो गई, लेकिन अल जज़ीरा के थ्रू इट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस देन ए टाइनी कंट्री दैट कतर शुड हैव। और यूएई भी डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है यूएई का, आप जाके देखें वो 20-25 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। यूएई आई थिंक विल बी द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट F-35। सो यस। हाँ, F-35 ही वो खरीदेंगे अमेरिका से, और इज़राइल वो की भी डील वो काफ़ी डील करीब जो आ। चल ही रही है, आई थिंक दे आर गोइंग फॉर राफेल आई थिंक। हाँ, so बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि दे आर आल्सो क्लोज टू इज़राइल, तो एक वो अमेरिका के एक स्पेशल क्लब में आ गए हैं ये दोनों, इंडिया और यूएई। तो वहाँ पे इनकी मुलाकातें होती है, तो वो ज़ाहिर है उनको बड़ी-बड़ी को लेकर आएँगे वो। यूएई को, इंडिया अगर इन्फ्लुएंशियल बढ़ेगा तो यूएई का भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बट इंडिया इज़ आल्सो रीचिंग आउट टू इजिप्ट। आई थिंक उस लिस्ट में इजिप्ट का भी नाम है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। और सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी है ही ना, सऊदी अरेबिया, टर्की तो मेंबर्स हैं ही G20 के, तो वो वैसे भी आ जाएँगे वहाँ पर। द ओनली कंट्री जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, जो वहाँ पे नहीं है मिडल ईस्ट में से, वो ईरान है। और वो ईरान एक आध महीना, मुझे याद नहीं कि व्हिच वन इज़ कमिंग फर्स्ट, एससीओ या G20, वो तो दिल्ली में आ ही जाएँगे एससीओ की मीटिंग में। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग
ट्रेलर कहिए कि अगर इंडिया बिकम्स वन ऑफ द टॉप 2 और 3 पावर्स इन द वर्ल्ड, तो किस किस्म के नॉर्म्स, किस किस्म का एजेंडा सेटिंग होता है। अमेरिका हमेशा 2 चीज़ें पुश करता है, वेस्ट की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ओपननेस। और इकोनॉमिक ओपननेस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब से ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से चाइना और इंडिया और दूसरे मुल्कों के फ़ायदे होने लगे, ट्रम्प जैसे पॉलिटिशियंस पैदा होने लग गए वेस्ट में। आपने देखा होगा इस हफ़्ते इटली में भी राइट विंग पार्टीज़ आ गए हैं, इलेक्शन जीतकर, हुँ, व्हिच आर आल्सो एंटी ग्लोबलाइज़ेशन। हुँ, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, रिलेटिव एडवांटेज नहीं रहा इकोनॉमिकली। So I have a feeling कि this is a good time to see कि इंडिया क्या क्या डायरेक्शन देता है दुनिया को, वो नज़र आएगा। बट इफ दे मिस द बस, अगर उन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की, राइट, कि बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज पे ही फोकस करा, वो भी इकोनॉमिक इश्यूज में स्टेबिलिटी, इतना ज़रूर मुझे यकीन है कि वो वापस फोकस टेररिज्म फाइनेंसिंग पे ज़रूर लेकर आएंगे। वो बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स G20 का जो एजेंडा है, that is about controlling uh, uh, international finance and making it stable। तो वो इश्यू तो रहेगा ही, जो पहले पिछले 2-3 बार से नेग्लेक्ट हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं लीडरशिप के हवाले से और ये करना चाह रहा हूँ कि ये रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड दैट, क्योंकि हम साउथ साउथ की बात कर रहे हैं, तो लार्जली अगर ये जो साउथ साउथ में देखें तो सारा मिडल ईस्ट भी आता है एंड ऑल दैट, ऑलमोस्ट टर्की से नीचे-नीचे। तो आप क्या देखते हैं जो ये जो पुश था प्राइम मिनिस्टर मोदी का टू गेट क्लोज़र टू द मिडल ईस्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाह रहे थे, या वो जो एक इंडिया की हेजिटेशन थी टू डील विद द मिडल ईस्टर्न ममालिक, उसको कम किया है? या कि समझ रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं और एंड नाउ इंडिया इज़ इन अ पोज़ीशन टू डील विद द मिडल ईस्टर्न ममालिक, पर्टिकुलरली ये सारे जीसीसी से, ये जो इतनी कुर्बत हुई है और पर्टिकुलरली मिलिट्री लेवल का कोऑपरेशन हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इट्स लाइक सेइंग कि सामने एक झुंड है 55 मुल्कों का, क्या उनके साथ वो डील कर सकता है? खास तौर से गिवन के 60 टू 70% इंडिया की एनर्जी मिडल ईस्ट से आती है, ओआईसी के कंट्री से आती है। इंडिया के लाखों, लिटरली मिलियंस ऑफ इंडियंस मिडल ईस्ट में काम करते हैं। इंडिया की शायद 1/3 फॉरेन रेमिटेंसेस मिडल ईस्ट से आते हैं, फॉरेन करेंसी वगैरह। अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी मिडल ईस्ट को बहुत जाते हैं। सो देयर इज़ अ ट्रेमेंडस रिलेशनशिप्स, राइट? तो ये जो मसाइल पे, जिस तरह से टर्की ने भी इंडिया को अटैक किया कश्मीर पर, पाकिस्तान तो हर हर साल हमेशा इस इश्यूज़, तो बाय बिल्डिंग गुड रिलेशंस अ, इंडिया जो मिडल ईस्ट की कोर कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनके साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे बनाने की वजह से ये हो गया कि ये जो आउटलायर कंट्रीज़ हो गए हैं, जो अटैक करते हैं, वो अ, जो है सो अब नहीं कर सकते। आप देखें, आई थिंक इंडिया हैज़ बेटर रिलेशंस नाउ विथ द अरब वर्ल्ड एंड विथ ईरान देन पाकिस्तान। यस, अब एक पिलर रह गया है टर्की। यस, ये मैं पूछना था आपसे। जो जो आप अगर करंट अर्दोगान की तकरीर सुने हैं, इट्स अ डिफरेंट ट्यून ही इज सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून। उन्होंने बेसिकली कह तो दिया है कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व, बट पाकिस्तान एंड इंडिया शुड सॉल्व इट पीसफुली। तो अर्दोगान ने फाइनली इसको कह दिया कि ये बायलैटरल मसला है, व्हिच इज इंडियाज पोजीशन, राइट? तो अर्दोगान नाउ, मुझे लगता है कि काश हमारे पास कोई लीक होता जिससे हम जान सकते कि मोदी और अर्दोगान के बीच में क्या बातें हुई। हुँ। दे हैव कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा गेस है। और वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप कश्मीर को ना छेड़ें, हम आपको दूसरी जगहों पे साइप्रस वगैरह पे तंग नहीं करेंगे। हुँ, Two can play this game. That is the message I think Modi gave to अर्दोगान। और अर्दोगान की पोजीशन आप देखें चेंज हो गई है डेफिनेटली कश्मीर के ऊपर। और पार्टली आल्सो बिकॉज़ इमरान खान इज़ नॉट देयर ना, कि उनका जो बैटिंग पार्टनर था,
जुगलबंदी जो इनकी हो रही थी, एंटी वेस्टर्न positions. So he realized that I don't need to push this because I'm not partnering with Pakistan on these issues. तो आई हैव अ फीलिंग कि वो चेंजेस ज़रूर आ गए हैं विद विद दैट पार्टनरशिप। तीसरी चीज़ ये आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया की जो पिछले 10 साल में है, थोड़ा-सा स्टैचर फंडामेंटली चेंज हो गया है कि इंडिया इज़ नॉट अ फ्री राइडर एनीमोर। यस, ये ना आपको याद होगा कि हम लोग जब दोस्तों के साथ खाने पे जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं, हमको पता चलता है कि ये 2 कभी कुछ भी पे नहीं करेंगे। इनकी टिकटें भी हमको लेना पड़ेगा, इनका खाना भी हमको लेना पड़ेगा, फिर जाते-जाते इनको घर पे ड्रॉप करते हुए भी जाना पड़ेगा, राइट? लेकिन अच्छा बंदा है, मज़े का है, जोक्स-वोक्स मारता है तो उसको हम साथ रख लेते थे। इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। दे विल आल्सो पे द बिल। दे विल शेयर देयर बर्डन। तो इंडिया इज़ नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन टू एनी ऑफ द कंट्रीज़ हू आर पार्टनरिंग, इन फैक्ट कैन बी ए बेनिफिट क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखें कि ये सीएए के बाद में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया में, उसके बाद भी सऊदी अरब ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए और इन्वेस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब कोई मुल्क आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा पैसे, तो उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट वरना डूब जाएगा। So now that they're investing in India, they have an interest in making sure कि इंडिया इज सेफ। तो इंडिया को आइसोलेट करने या इंडिया की क्रिटिसिज्म, आपने देखा इस बार कोई मिडल ईस्ट कंट्री ने कुछ नहीं कहा इंडिया को एट द यस, यूएन। एक लफ्ज नहीं कहीं से सुनने में मिला। वो बोल इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट एनीमोर टू से दिस ना। पहले ये और बात था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जरूरत थी। आपको पता है जियाउल हक रियाद में बैठते थे 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स लेकर। 1968 में यासर अरफात जॉर्डन को कब्जा करने की कोशिश कर लिए थे, पता है आपको? 1968 पीएलओ ट्राइड टू कैप्चर जॉर्डन। तो जियाउल हक पाकिस्तानी फौज को लेकर जॉर्डन में जाके यासर अरफात की पिटाई की है। कई कई फलस्तीनी अच्छी खासी पिटाई की फलस्तीनियों की, राइट? तो जॉर्डन की सिक्योरिटीज पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग। और व्हाई वाज पाकिस्तानी मिलिट्री इन सऊदी अरेबिया? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी कर रहे थे, राइट? अब पाकिस्तान को निकाल के वो अमेरिका को लगा दिए हैं। अमेरिका हैज बिकम द चौकीदार ना सऊदी अरेबिया का। मैं मजाक से कहता हूँ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो सऊदी अरेबिया के किंग को, द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क। होली मॉस्क, हाँ। हाँ, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स। राइट? बिल्कुल हम सही कहा। प्रोटेक्ट करते हैं उनको, हमारी फौजें प्रोटेक्ट करती है अब सऊदी अरेबिया को। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पुराने पॉलिसीज, अगर कोई भी मुल्क आज से 5 साल पहले और आज से 10 साल पहले वाली फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, वो यस, डूब जाए। डूब जाए। बिकॉज़ इट इज़ लाइक सेइंग द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। और आप पूरी पूरी ट्रू, दुनिया की बदलती हुई हवाओं को आपने गेज ही नहीं किया और आप पुरानी तरीके से चलेंगे तो चेंज। दैट इज़ व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की वही स्पीच थी यूएन में जो आज से शायद 10 साल पहले, वो सिवाय कहीं के फ्लड्स हैं, उससे अलावा इट टेल्स अस कि आपकी फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग में ये रजिस्टर नहीं हुआ दैट द यस, वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। ट्रू। और यही वजह सर जो आप बात कर रहे थे, यही वजह कि ईरान और टर्की जो कभी कश्मीर पे बात किया करते थे, उन्होंने बात करनी उस तरह वोकली बंद कर दी। बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ नॉट कम अप विद समथिंग न्यू और चीज़ें हमने मेंटेन नहीं की। अपनी जो लीडरशिप है उसको हम वो कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही, तो फिर वो उनको क्या ज़रूरत है? व्हाई शुड वो जब पूरी दुनिया देख द वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप टू इंडिया, तो वो क्यों जो है वो पाकिस्तान को इतनी वैल्यू करें और हमारे लिए इंडिया से अपने ताल्लुकात खराब करें। सो वो क्लैरिटी तो हमें नज़र आ रही है कि टर्की और ईरान बड़े क्लियर हो रहे हैं इन चीज़ों में और पाकिस्तान उसमें अपनी गलती खुद कर रहा है। मतलब नोबडी इज़ मेकिंग, हमें कोई फेल करने में कोई नहीं कर रहा, हम खुद अपने आप को इसमें फेल कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 7-8 साल में सऊदी अरब और इजिप्ट ने ईरान के साथ ताल्लुकात को गैर ज़रूरी शिया-सुन्नी के लफड़ों में लेंस में कलर कर दिया। उसको जियो सेक्टेरियनिज्म बना दिया। हमारे जो दोस्त है कामरान बुखारी ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जियो सेक्टेरियनिज्म।
अगर कोई ऐसा मुल्क था who could have deconstructed that argument, वो पाकिस्तान था. पाकिस्तान could have said कि नहीं, this is a geopolitical issue, not a geosectarian issue. लेकिन पाकिस्तान played along with the Saudis. आप ये गौर करें कि जब पाकिस्तान does not take a position independent of Saudi Arabia, it concedes कि मैं इस्लामिक मुल्क में मैं सेकंड क्लास हूँ, Yes. राइट? अब इंडिया ने फर्स्ट क्लास जो है उनसे दोस्ती कर ली, तो आप तो सेकंड क्लास है, अब क्या कर लें? ट्रू ट्रू बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये वो हमने अपनी जो पोजीशन है वो बदली नहीं है, और वो जो अपने आप को हमने वहीं पे रखा है, बल्कि एक दर्जे तनज़ली हमारी हुई है उस हवाले से। एनी हो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब सर फॉर योर टाइम एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड इंडियाज रिलेशन विद द और इंडिया एज ए लीडर ऑफ द साउथ और साउथ साउथ की जो कोऑपरेशन है उसमें इंडिया चाइना वेयर डू दे स्टैंड, एंड about we had a good conversation on the G20 जिसकी इंडिया को प्रेसिडेंसी जो है वो मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।